यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है एक्सप्लेनेशन का, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको देती हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा आपका चैप्टर रिवाइज करने के लिए, तो प्लीज़ आप अपने नोट्स भी बना लेना। और आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली डच के बारे में, इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो हमने कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पढ़ा था कि कैसे कॉलोनियलिज्म का जो है बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बन रही थी और कैसे अलग अलग वेरियस कॉन्टिनेंट, जैसे हमने अमेरिका का पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, और फिर उसके बाद में हमने एशिया का पढ़ा, तो ऐसे म्यांमार, भूटान सब का पढ़ा हमने, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ देखना, क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है। और फिर अब हम यहाँ पर बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन कौन से जो है यूरोपियन लोग आए थे और उन्होंने जो है अपनी कॉलोनीज बनाई थी, सेटअप करी थी। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो हमारी इंडिया है, आपको पता है, सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स का जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, उसको हमने देखिए फाइट किया था इंडिपेंडेंस के लिए। और हम सभी को पता है 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। अब ये जो इंडिपेंडेंस है हमने किससे ली थी? ब्रिटिशर्स से ली थी, ठीक है। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, कॉलोनीज बनाई थी यूरोपियंस ने। तो फर्स्ट, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे, ठीक है। पहले कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे। यूरोपियन कंट्रीज से ये सारी, ठीक है। फर्स्ट कौन आया था? पोर्चुगीज, सेकंड आया ब्रिटिश, थर्ड आया डच और फोर्थ आया फ्रेंच, ठीक है। ये अलग अलग इनका ऐसे मैंने आपको बताया है। हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने पोर्चुगीज कवर कर दिया था, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना। और सेकंड में हमने ब्रिटिश कवर करा है। अब आज के वीडियो में हम डच के बारे में स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम डच के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी कॉलोनीज यहाँ पर बनाई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया को क्या किया था? डोमिनेट किया था। और यहाँ पर ये लोग ट्रेडिंग के पर्पस से आते थे, बट ये जो है ना पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर लेते थे थोड़े दिन के बाद में ही। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये लोग आते तो पर्पस ट्रेड के थे, ठीक है। हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे आपके साथ, ट्रेड करेंगे आपके साथ, और अपनी फैक्ट्री सेटअप करते थे। और उसके बाद में जो है पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। 1602 several Dutch companies came together to form a company United East India, ठीक है। अब 1602 के अंदर क्या होता है? बहुत सारी जो अलग अलग वेरियस डच कंपनीज थी, अलग अलग छोटी छोटी होती हैं ना कंपनीज होती हैं, लेकिन वो डच की ही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ये सभी लोग साथ में आ गए, अलग अलग जो डच कंपनीज थी, और इन्होंने एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया जो है इन्होंने फॉर्म करा। इन्होंने क्या नाम रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। ये सबको याद रखना है, फिल्म मैच द कॉलम्स में आ सकता है। जो डच की कंपनीज जो वो केम टुगेदर साथ में आ जाती हैं, और उन्होंने इस जो कंपनी है उसका नाम क्या रखा था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डच गवर्नमेंट क्या करने लगी है? इशू करने लगी है लाइसेंस टू द कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज। पहले जो है इनको डच के गवर्नमेंट को ऐसे कोई भी लाइसेंस वगैरह ये लोग इशू नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करने लगे? ये लोग लाइसेंस इशू करने लगे टू दी कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई, अब आप जो है ट्रेड कर सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब क्या कर दिया? डच गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसी परमिशन दे दी, लाइसेंस दे दिया कि ठीक है, अब आप ट्रेड कर सकते हैं विद द ईस्टर्न कंट्रीज।
अब आप ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट मोटिव, वैसे भी जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका अल्टीमेटली जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। अब ये लाइसेंस के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब तो ये जो डच गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाइसेंस इशू कर दिया है कंपनी को कि अब जो है आप ट्रेड रिलेशन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं विद द ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें लाइसेंस मिल जाता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो अब ये लाइसेंस के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। इस लाइसेंस के अंदर द सेम लाइसेंस परमिटेड देम टू, मतलब ये जो लाइसेंस है इसके अंदर इन्हें क्या क्या परमिशन मिली है वो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बुलेट में लिख कर बताई है कि आप भूले ना। फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, लाइसेंस के अंदर इन्होंने बोला कि अब आप अपॉइंट कर सकते हैं स्टाफ, टू अपॉइंट स्टाफ, टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, टू बिल्ड फोर्ट्स, टू इंगेज इन बैटल्स अगेंस्ट ईस्टर्न कंट्रीज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, लाइसेंस के अंदर। ठीक है, लाइसेंस जो इन्हें दिया गया था। अब ये जो सारी बातें हैं मैंने बुलेट में दी है, अब आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। कंपनी ने यहाँ पे अपॉइंट किया है गवर्नर जनरल, ये अच्छे से याद रखना है। द कंपनी अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल टू टेक केयर ऑफ द इंडियन अफेयर्स। अब यहाँ पर जो है कंपनी एक यहाँ पे अपॉइंट करती है किसको, गवर्नर जनरल को, कि जो भी सिचुएशन है, जो भी इंडिया के अफेयर्स हैं, और इंडिया के अफेयर्स मतलब जो ट्रेडिंग रिलेशन है, जो भी कामकाज जो भी चलता है वो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसका पूरा का पूरा जो है वो देख रेख करेंगे, टेक केयर ऑफ द इंडियन अफेयर्स। By the middle of 17th century, the company had established Dutch colonies and factories right from the eastern coast of Africa to Japan. अब ये देखिए इनका जो है पूरा का पूरा 17th सेंचुरी, ठीक है, ये हमें टाइम पीरियड याद रखना है कि 17th सेंचुरी के मिडल में कंपनी ने अपनी कहाँ से कहाँ तक कॉलोनीज और फैक्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश कर रखी थी, अफ्रीका टू जापान, ये याद रखना है सबको, अफ्रीका से जापान तक। और ये प्रेजेंट डे में क्या है, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, सियाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, अफ्रीका और जापान के अंदर ये जो है ये सारी जो है प्रेजेंट डे में इनका जो है रीजन्स का नाम बता दिया गया है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, जैसे मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका, यमन, ये आप याद रख सकते हैं इजीली। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सबको याद रहेगा। फिर आएगा जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सबको आपको सीरियल वाइज भी नहीं, रैंडम भी आप याद कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगेगा याद करने के लिए। ठीक है, द डच बिल्ड वेरियस बिल्डिंग इन द प्राइमसिस ऑफ देयर फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो फोर्टिफिकेशन वॉल्स अराउंड डैम। मीन्स इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी फैक्ट्रीज के ही एरिया के जो है सराउंडिंग्स में, और फोर्टिफिकेशन वॉल्स जो है इन्होंने उसके जो फैक्ट्रीज के जो साइड में होती है वो वॉल्स इन्होंने क्रिएट करी थी। फोर्टिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा जैसे सिक्योरिटी टाइप वॉल्स होती हैं वो वॉल्स इन्होंने इस्टेब्लिश करती बनाई थी वहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाई थी, फोर्टिफिकेशन मतलब फॉर द सिक्योरिटी, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरेटेड वॉल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी इंस्टॉल करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने क्या जो है इंस्टॉल किए थे, कैनन्स। ठीक है, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए जो वॉल्स बनाई थी इसके यहाँ पे क्या इंस्टॉल किया था, कैनन्स ऑन द फोर्टिफिकेशन वॉल्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। क्योंकि आपने देखा कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज का जो एरिया है वहाँ के जो एरिया के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग्स भी बनाई है। अब बिल्डिंग्स बनाई है तो लोग भी रहेंगे, फैक्ट्री का सामान भी है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए, इन सभी चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाई है, और उसमें जो है कैनन्स को इंस्टॉल भी कर दिया है कि सिक्योरिटी के लिए।
कोई भी जो है यहाँ पर अटैक ना कर सके और इनकी जो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, फैक्ट्रीज को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने कैनन्स को फोर्टिफिकेशन वॉल्स पर इंस्टॉल भी किया था। द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1602 एट कोस्ट पेट्टापुली इन द नॉर्थर्न पोर्ट्स ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट फैक्ट्री 1602 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, ये याद रखना है, एट पेटापुली कोरोमंडल कोस्ट। अदर फैक्ट्रीज भी थी डच की, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्ट्री थी। अदर फैक्ट्रीज देखिए कहाँ पर है, मछलीपट्टनम, पुलिकेट, तिरुपुलियार, पोर्ट नोवा, कारिकल, आगरा, अहमदाबाद, सूरत एंड नागापट्टनम। ठीक है, और खम्ब्यात, बारूच, चिंसूरा, थोटा, ये सारी जो है यहाँ पर इनकी अदर फैक्ट्रीज थी। अब यहाँ पे विजयनगर कोर्ट, ठीक है, विजयनगर कोर्ट में जो है, विजयनगर कोर्ट से अब इन्हें परमिशन मिल जाती है डच कंपनीज को कि अब ये अपने फोर्ट्स बना सकते हैं। तो पुलिकेट और नागापट्टन के अंदर ये जो दो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, पुलिकेट एंड नागापट्टन, यहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, अपने फोर्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, लेटर दे डिफीटेड पोर्चुगीज एंड एक्वायर्ड द फोर्ट्स एट कोची, कोडुंगलूर, कन्नूर एंड कोलम। ठीक है, पोर्चुगीज़ को हराकर भी इन्होंने बहुत सारे जो है फोर्ट्स को कैप्चर किया था, कोची और कन्नूर और कोलम के अंदर। दे ऑल्सो ऑब्टेन्ड मोनोपोली इन ब्लैक पेपर ट्रेड बाय एंटरिंग अ ट्रीटी विद द किंग ऑफ कोची। अब यहाँ पर किंग ऑफ कोची, ठीक है, किंग ऑफ कोची के साथ में इन्होंने ट्रीटी साइन किया था। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया था और इससे क्या हो गया था, इनको मोनोपोली मिल गई थी ब्लैक पेपर की, ब्लैक पेपर ट्रेड बाय एंटरिंग अ ट्रीटी। इन्होंने जो ये ट्रीटी साइन की थी किंग ऑफ कोची के साथ में। ठीक है, तो अब इनकी क्या हो गई थी, दे ऑब्टेन्ड मोनोपोली इन ब्लैक पेपर ट्रेड। और ये जो डच कंपनीज थी, इनकी जो नेवल फोर्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे हमने पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ा था, पोर्चुगीज़ की जैसे नेवल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब हमने पार्ट 1 अगर जिसने भी देखा होगा अच्छी तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज़ जो है वो अपने लाइसेंस इशू करते थे, क्योंकि उनका जो है मोनोपोली और उनका जो पूरा नेवल फोर्सेस है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन ओशन के अंदर। तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर डच के साथ भी है, इनकी भी जो नेवल फोर्सेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 20 वॉरशिप्स है और आर्मी है 3 to 4,000 सोल्जर्स की। स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस होने के वजह से क्या होता है, ये लोग क्या करते थे, एक लाइसेंस इशू करते थे। जब हमने पोर्चुगीज़ को स्टडी किया था, जो उनका जो नेवल फोर्सेस था इंडियन ओशन के अंदर, वो करतास को और लाइसेंस इशू करते थे अदर शिप्स को। और अगर उनके पास में ये जो है लाइसेंस नहीं होता था, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता था, सीज्ड और संक। ठीक है, या तो लूट लिया जाता था सामान पूरा, या फिर उसे जो शिप है उसको डुबा दिया जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे हम आदिल शाही और कुतुब शाही, ठीक है, ये जो दो सल्तनत है इनको भी जो है लाइसेंस लेना पड़ता था डच से। अब ये जो माइटी पावर्स हैं, ठीक है, वो टाइम के माइटी मुगल पावर्स को भी क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना ही पड़ता था इन कंपनीज के थ्रू। और ये जो लाइसेंस है, अगर ये लाइसेंस के बिना कोई भी शिप जाता है तो उसको सीज्ड और संक कर दिया जाता था। ये मेन है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम फ्रेंच स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और फ्रेंच को स्टडी करेंगे। तब तक जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।